जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए न्यू प्रायोरिटी सेट। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के कस्तूरी रंगन। ध्यान रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था तो 1968 ईस्वी में आया था, और इसमें संशोधन कब किया गया था तो 1986 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो कर्नाटक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। 20 जून को क्या मनाते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना कर ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो कौन सा अखबार निकाला जाता था? ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो केसरी था, ये पत्रिका अखबार था, ये किस भाषा में छपता था तो मराठा भाषा में। ध्यान रखिएगा। और एक मराठा नामक जो पत्रिका थी वो किस भाषा में छपता था तो अंग्रेजी भाषा में। ध्यान रखिएगा कि जो केसरी किस भाषा में तो मराठा में। इसके बाद है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में और 1939 ईस्वी में, ठीक है, हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे, और उनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो ध्यान रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति किसे बनाया गया था तो कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति किसे बनाया गया था तो बनाया गया था कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि जो आज़ाद हिंद फौज है इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे तो वो थे रास बिहारी बोस। ठीक है। ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस थे। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया था तो 1943 ईस्वी में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था तो वो आया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। ध्यान रखिएगा 1856 ईस्वी में किसके समय तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। जो लॉर्ड कैनिंग है इसका जो शासनकाल था 1856 से 1862 ईस्वी के बीच था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। इसके बाद है, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रुपये रेडियो का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो देख लीजिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा 40%। देख के बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में करिएगा इसका आंसर कितना रहे, सही आ रहे हैं या गलत। इसके बाद है, कर्म का सिद्धांत है तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीमांसा। ध्यान रखिएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है तो मीमांसा से है। ध्यान रखिएगा कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन हैं तो वो हैं महर्षि जैमिनी। जैमिनी रखिएगा, जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि उत्तर मीमांसा के बदरायण। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायण, ठीक है, प्रवर्तक है। इसके बाद है, ऋतुएं क्यों होती है? तो जो ऋतु होने का कारण है वो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। यहाँ पे परिक्रमण होगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऋतु होने का जो कारण है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। और जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है वो किसके कारण होते हैं तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो जो ग्रीनविच है वो किस देश में स्थित है तो जो है यूके में स्थित है। कहाँ पे तो यूके में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है GMT, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बाद है, निम्न तत्वों में से कौन सी भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्न मात्रा में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है तो ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो कितना % पाया जाता है तो 46.6% पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 27.7 किया है तो सिलिकॉन है। इसके बाद है 8.13 किया है तो एल्युमिनियम है। इसके बाद है 5% किया है तो लोहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम।
जो मैग्नीशियम पाया जाता है 2.09%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। इसके बाद है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो होगा 135, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर। तो इसका देख लीजिएगा राइट आंसर 135 आएगा। इसके बाद है, दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो जो दादरा और नागर हवेली है, ध्यान रखिएगा, जो दादरा है वो कहाँ पे है, तो गुजरात। ठीक है, ठीक है, गुजरात, और नगर हवेली महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिसका राजधानी रखा गया है दमन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दादर और नगर हवेली, ठीक है, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिए गए हैं, जिसका राजधानी रखा गया है क्या, तो दमन रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है, चलिए बहुउद्देशीय परियोजना और नदियों से मिलान करना है। तो जो इंडुकी परियोजना है वो कहाँ पे है, तो पेरियार नदी पर है। इसके बाद है माटातिला परियोजना किस नदी पे, तो बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और पोंचमपाद गोदावरी नदी पर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 का जो आंसर होगा ये होगा इसका, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों का पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में। इसके प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार तेल का कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, तो डिगबोई में लगाया गया था। कब, तो 1901 ईस्वी में, डिगबोई असम में। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नया नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो अधिक पाई जाती है वो महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा तो किस प्रदूषण से होती है, तो वो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्लीय वर्षा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह है वो कितना है, तो 4 है, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, तो 3। ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, है कितना, 4, दिखाई कितना देता है, तो 3। इसके बाद है, किस तिथि को संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता, ये नहीं करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। इसके बाद है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 दोनों सही है। इसके बाद है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब वहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कहाँ हुआ था, तो 1951 ईस्वी में, कहाँ पे, तो पंजाब में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। ध्यान रखिएगा कि कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है। 7वें अनुसूची में कोई सूची, बिल्कुल सही है। इन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर चलिए 28 देखते हैं कि ध्यानाकर्षण सूचना की प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यान रखिएगा कि ध्यानाकर्षण सूचना की प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो वो क्या है, अल्पावधि चर्चा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में उदारीकरण के जनकदाता किसे कहा जाते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसके बाद है देखिए यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 30 का होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नीति आयोग संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल नीति आयोग के पदस्थ सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है 32 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 41 वर्ष बना लीजिएगा। इसके बाद है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, तो निजीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो किसके संबंध में है, तो देखिए यहाँ पे भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 34 का केवल 3 होगा। इसके बाद है चलिए देखते हैं मेघनाल करता है विद्युत चुंबकत्व। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फैराडे, विद्युत चुंबकत्व का फैराडे। इसके बाद है कि आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल। इसके बाद है जड़त्व का नियम न्यूटन और प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। इसके बाद है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। ध्यान रखिएगा, एनोड पर। इसके बाद है कि एथिलीन अणु की आकृति होती है, जो एथिलीन अणु होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो समतलीय त्रिकोण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समतल त्रिकोणीय होता है। इसके बाद है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो कहाँ से छोड़ा गया था, तो बैंकानूर से छोड़ा गया था, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संकलक, इसे बोलते हैं कंपाइलर। ध्यान रखिएगा कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो संकलक, जिसे बोलते हैं कंपाइलर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं, इस यौगिक का प्राथमिक अनुकूलन हो, इसका राइट आंसर होगा 2 ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है रडार का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा रडार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थके का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, खून के थके का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 46। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, तो इसका संबंध किससे है, तो कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र के गोते
गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का। ध्यान रखिएगा, बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन कि समुद्री जो गोताखोर होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। इसके बाद है खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो खान में होता है विस्फोट किया जाता है तो वो क्या है? तो मीथेन का हवा से मिलना। ठीक है। इसके बाद है भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो विकिरण विधि द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा अंग है? वो है नेत्र श्लेष्मा, जिसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, नेत्र श्लेष्मा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन WBC बोलते हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। ध्यान रखिएगा कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, तो कौन सा है नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन। चलिए इसके बाद है भारत सदस्य नहीं है, तो किसका नहीं है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जी हाँ, नेहरू हो जाएगा। इसके बाद है कि इसरो का पूर्ण नाम क्या होता है? तो वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके बाद है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया था? तो एम्स्टर्डम 1928 ईस्वी में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य में संबंधित है? साहित्य से संबंधित है तो वो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है 64 है आपका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1035 रुपया। ठीक है, देख लीजिएगा। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है? ध्यान रखिएगा कि भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.16%। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। इसके बाद चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं तो किसके लिए दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है कि किस में पाया जाता है उल्लेख? तो ये पाए जाते हैं गरुड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, तो वासुदेव और श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है तो किस में? तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। इसके बाद है कि रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाते हैं बौधायन को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी आया था। इसके बाद है शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर किया था? तो वो था क्या? 64:1 था। होवा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ध्यान रखिएगा कि होवा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा कि फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था समझौता, उस किस नाम से जानते हैं? तो हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। इसके बाद है कि किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति को लागू किसने किया था? तो किया था लेनिन ने। कब? तो 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं निम्न में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा कि विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो है, तो बताइए कहाँ पे है ये? हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है,
इसके बाद है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो वह है कौन सा? तो पेरिनीज पर्वत है जो फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाता है। खुले नदमुखों के धंसान से संबंधित तट क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अगस्ट काम्टे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 81 का जो होगा अगस्ट काम्टे। ठीक है, काम्टे है। इसके बाद है सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका भी राइट आंसर होगा वो होगा अगस्ट काम्टे। ठीक है, काम्टे। निम्न वर्ग संस्कृति डॉट डॉट का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा कि निम्न वर्ग संस्कृति डॉट डॉट का एक उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उप संस्कृति। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं अजित पवार हैं। और एकनाथ शिंदे क्या है? तो वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे। ठीक है, इसके बाद है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं 2023 में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, एपी शाही को। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो एपी शाही को। इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किए गए हैं? तो किसे? तो आइसलैंड को। इसका राइट आंसर ए होगा। और भारत का कितना स्थान है? तो 126 स्थान है शांति के क्षेत्र में। इसके बाद है उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि उबिनास ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है। तो वो कहाँ पे है? तो बोलिविया में है, बोलिविया में। इसके बाद है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि भारत से बाहर भारत का पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो तंजानिया में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIFF, ठीक है, मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो ये किया है किसको? तो लालियांजुवाला चांगते को। ठीक है, लालियांजुवाला चांगते को किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद है नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इसके बाद है शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? ध्यान रखिएगा कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का 2023 में आयोजन कहाँ किया गया था? शिखर सम्मेलन, तो वो किया गया है तो भारत में। इसके बाद है 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए गए हैं? ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 2023 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गांधीनगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गांधीनगर में। 92 हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ध्यान रखिए, बहुत भी क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वियतनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद है किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, NIA। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो जाएगा। 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है। इसके बाद है युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके बाद है कि जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाए गए हैं? ध्यान रखिएगा कि जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे होगा ऑप्शन ए होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित की है? ध्यान रखिएगा कि 3D
प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। इसके बाद है किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, किस राज्य के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वो किए गए हैं तेलंगाना राज्य के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? ध्यान रखिएगा, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किए गए हैं? तो वो हैं बुरुंडी। कौन सा है? तो देश बुरुंडी है। इसके बाद है MD 1500 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किए गए हैं? ध्यान रखिएगा कि MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गए हैं? तो बेंगलोर में किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।